अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कि जो यहाँ पर आपके सामने आपराधिक न्याय प्रणाली है उसको समझने की बात कही गई है। अगर मैं ठीक हूं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके एनसीईआरटी की क्लास 8 में ही दिया हुआ है ना, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपराधिक न्याय प्रणाली का आपके सामने एक पार्ट है, और उस पाठ को खत्म होने पर एक जो टीचर है वो उच्च प्राथमिक कक्षाओं में, अपर प्राइमरी की क्लास जो आप लोग पढ़ रहे हो 6 to 8 की यहाँ पर बात हो रही है, उसके विद्यार्थियों को जिला न्यायालय यहाँ पर लेकर चली जाती है। कहाँ पर? जिला न्यायालय, यानी कि जो यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट का आपका कोर्ट होता है, जिला का न्यायालय यहाँ पर होता है। आप लोग शायद नहीं गए होंगे, मेरे एक दो परिचित है, ठीक है, जो यहाँ पर जिला न्यायालय के अंदर जज यहाँ पर रहे, ठीक है। हालांकि उनका भूगोल बहुत बड़ा होता है, लेकिन उनके ऊपर नजर किसी की नहीं जाती। जिले के अंदर नजर जाती है किसकी? डीएम की। जबकि डीएम भी नहीं भाई, ये जज ये बहुत रहता है, ठीक है। हमने देखा है ना कितना भूगोल है, कभी एक बार फोन कर देना कहीं डीएम के पास भी, तो जी जी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस पावर के बारे में नहीं पता किसी के, ठीक है। मान लीजिए जिला न्यायालय यहाँ पर ले जाता है, ठीक है, ले जाया जा सकता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करता है? ये जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हो रहा है, कौन सा ऑब्जर्वेशन? कि भाई जिला न्यायालय यहाँ पर लेकर गया, ठीक है, और जो जिला न्यायालय यहाँ पर लेकर गया एक टीचर, कौन सी चीज को समझाने के लिए? आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर इससे संबंधित चीजों को समझाने के लिए। तो किस उद्देश्य की पूर्ति करेगा? पहला, यहाँ पर कहता है कि जो हमारे सामने न्यायालय होते हैं, जो कोर्ट हमारे सामने होते हैं, उसके जो कार्य होते हैं उसका अनुभव करना, बिल्कुल ठीक बात है। तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिका पर बातचीत करना, डिस्कशन करना, बिल्कुल ठीक है, तो आपके सामने सही हो जाएगा। सेकंड कहता है न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना, कि कौन कौन से चैलेंज न्याय के अंदर आते हैं, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कोर्ट के अंदर जाओगे तो कौन कौन से चैलेंज आते हैं। तथा जो व्यवस्था है, जो पूरा सिस्टम है, उसके बारे में बच्चों में डर पैदा करना, ये नेगेटिव हो जाएगा। देखिए अगर मैं रियलिटी के तौर पर बात करूं, वास्तविकता के तौर पर बात करूं ना, तो न्यायालय भाई आपका डर ही दिखाया जाता है। देखिए मेरे एक नोन में थे, ठीक है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था, एक जज थे, उन्होंने मेरे से कहा था कि देखिए सचिन जो है ना, सजा तो भाई बहुत सालों बाद मिलती है, कोर्ट के अंदर केस लंबे लंबे सालों तक चलते हैं। उन्होंने मुझे एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट कहा जो मेरे दिल में बैठ गया, कि सचिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक स्टेटमेंट आपको बताता हूं, इसको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि मेरा कोई केस नहीं था, मैं तो ऐसी मतलब नॉर्मल चीज आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था प्रक्रिया ही सजा होती है, यानी कि कोर्ट के अंदर जितनी भी प्रक्रिया चलती है, कभी डेट मिलती है नहीं मिलती, उस डेट पर सुनवाई होती है नहीं होती, प्रूफ लगते हैं, रोज धक्के खाए जाते हैं, ये प्रक्रिया ही सजा होती है। तो ये स्टेटमेंट भाई मेरे दिमाग में बैठ गया, मैंने कहा क्या बात कही है सर आपने, ठीक है। तो आपके एक जज ने वाली बात कही थी कि प्रक्रिया ही सजा होती है, ठीक है, इस वाली बात को समझ गए। तो इसलिए इन कोर्ट से तो भगवान ही बचाए यहाँ पर, तो ये नेगेटिव है आपके सामने। थर्ड, अलग अलग प्रकार के जो मुकदमे होते हैं उसमें फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना, कि बेटा देखो कैसे डर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों को डराना नहीं है, ना ही उनको ऐसे कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करना है, उनको चीजें सिखानी है, उनको समझानी है, सेंसिटिव बनाना है, ठीक है। इस लैंग्वेज की बात करूं, और रियलिटी में तो यही होता है भाई आपके सामने। तो भाई आंसर तो पहला आपका ठीक है, कौन से उद्देश्यों को पूर्ति कर रही है? सिर्फ पहले वाले उद्देश्यों की यहाँ पर पूर्ति कर रही है। आंसर नंबर आपके सामने फोर्थ सही हो जाएगा, डीडी के साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। जो मुजरिम नहीं है उसे क्यों सजा? भाई ठीक है, जो मुजरिम नहीं है उसे क्यों सजा? अब देखिए कोर्ट का सिस्टम है भाई, कोर्ट जो होता है ना वो एविडेंस के ऊपर चलता है, प्रूफ के ऊपर। क्या है, कोई आपका दोषी भी ना हो, किसी ने गलती भी नहीं करी, और एविडेंस उसके खिलाफ है, तो उसको सजा हो जाएगी। तो भाई देखिए हमारी जो न्याय प्रणाली है ना, मेरे ख्याल से बहुत सुधार होने की उसके अंदर जरूरत है। बहुत सारे जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर होने चाहिए जजेस के, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि हमारे देश के अंदर न्याय मिलने के अंदर कितना समय आप लग जाता है, ये बात सभी को आपको पता होगी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है? ये कहता है भाई सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण होता है, जो टीचिंग होती है सोशल साइंस की, ठीक है, वो आपको क्या यहाँ पर दिखाती है, क्या उसके लक्ष्य है? पहला, शिक्षार्थियों को आत्मबोध विकसित करने में हेल्प करता है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। इसको खुद की समझ को विकसित करने में, डेवलप करने में यहाँ पर हेल्प करता है। जैसे सामाजिक विज्ञान के अंदर आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, जो यहाँ पर आपने सामाजिक न्याय प्रणाली पढ़ी ना, तो इसके बारे में फिर आपकी खुद की समझ होगी कि यार किताबों में तो कुछ और लिखा रहता है और रियलिटी के तौर पर कुछ और देखने को मिलता है, तो आपकी खुद की समझ बढ़ती है, आप क्रिटिकल तौर पर चीजों को सोचते हो। तो भाई पहला बिल्कुल ठीक है आपके सामने। सेकंड कहता है समस्याओं की स्वतंत्र छानबीन करने के कौशल को शिक्षार्थियों को यहाँ पर प्रदान करना, बिल्कुल ठीक बात है। स्वतंत्र छानबीन की बात आ गई, यानी कि खोजबीन की यहाँ पर बात आ गई, यानी कि बच्चा खुद करके चीजों के बारे में सीख रहा है, जानना है, तो ये भी ठीक है। अगला कहता है विद्यार्थियों को अपने जो उसके नागरिक कर्तव्य है, ठीक है, और आप सभी को अपने नागरिक कर्तव्य पता होनी चाहिए, बहुतों को पता भी नहीं होंगे, ठीक है, और पता होंगे तो फॉलो नहीं करते होंगे। तो नागरिक कर्तव्य को निर्वाह करने में
ट्रेनिंग करने पर जोर नहीं देनी चाहिए, नागरिक कर्तव्य के बारे में बताने चाहिए, समझाना चाहिए, बच्चे को इसके ऊपर मंथन करना चाहिए, लेकिन उसकी ट्रेनिंग नहीं करानी चाहिए। बेटा देखते रहे कि वाला नागरिक कर्तव्य तुझे पूरा करना है, अब इसकी ट्रेनिंग यहाँ पर ले ले, तो ये नहीं हो जाएगा, ये आपके सामने नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ कहता है कि स्तर विशेष ज्ञान को ट्रांसफर करना, मतलब कोई स्पेसिफिक नॉलेज है ना, उसको यहाँ पर आपको ट्रांसफर करना है। नहीं भाई, इसके बारे में नहीं करता, सिर्फ आंसर आपका ए और बी। आंसर आपके सामने ए और बी, यानी कि आंसर नंबर थर्ड आपके सामने सही हो जाएगा। क्या आंसर नंबर थर्ड आपके सामने सही हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक आप लोग यहाँ पर जा रहे हो। चलिए बात करते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, एनसीएफ 2005 की बात आ गई भाई, और एनसीएफ 2005 से संबंधित हर एक सब्जेक्ट की पैडागोजी के संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो माध्यमिक स्तर आपके सामने है, जो आपका सेकेंडरी स्टेज है, उस पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का जो प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए, वो क्यों पढ़ाया जाता है, बताओ भाई। पहला, छात्रों को उनकी रुचियों और भावों को जांचने में सहायता देना, बिल्कुल ठीक बात है, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से और उनके भावों को जांचने में सहायता देना, ताकि वे विश्वविद्यालय स्तर पर सही कोर्स व्यवसाय का चयन कर सके। देखिए यहां से आपका जो लाइन है ना, ये जो ऑप्शन है, यहां से गलत हो जाता है। छात्रों को उनके इंटरेस्ट के आधार पर, ठीक है, या उनके एप्टीट्यूड के आधार पर, ठीक है, उसके आधार पर जांचने में सहायता देनी चाहिए, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी के कोर्स के लिए नहीं करनी चाहिए कि बेटा आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये वाला कोर्स लेना है, तो आपको फिर अपने इंटरेस्ट और भाव को जांचने में सहायता करनी है। यहां से ऑप्शन गलत हो गया, तो ये तो नहीं करना चाहिए भाई, ये तो आपका नेगेटिव हो गया। सेकंड, राष्ट्र के जो समक्ष जो सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां होती है, उसकी समझ यहाँ पर विकसित करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे हमारे राष्ट्र के समक्ष क्या चुनौती है कि भाई पाकिस्तान आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता है, चीन की विस्तारवादी नीति यहाँ पर आपके सामने है, ये ट्रंप नाम का जो ट्रंप हुआ है, डेली ट्रैफिक कुछ ना कुछ जोड़ता रहता है, तो हमारे सामने चैलेंज है ना सामाजिक विज्ञान के अंदर, ये जो हमारे सामने सामाजिक और आर्थिक चैलेंज है, तो बच्चे के अंदर इनकी समझ डेवलप करनी चाहिए। तीसरा कहता है कि पर्यवेक्षण, पहचानने और वर्गीकरण, ये आपके तीन प्रकार के प्रोसेस इसके लिए आपने दे दी। कौन सी? एक होती है ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपके सामने जो अवलोकन होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और सोशल साइंस के अंदर तो इसका बहुत यूज किया जाता है अवलोकन का, ठीक है। अगर आपको बच्चे को कोई भी चीज सिखानी है तो आप लोगों को उसको ऑब्जर्वेशन कराओ, अवलोकन यहाँ पर आप लोगों को उसको कराना पड़ेगा। फिर बच्चा उनके बारे में पहचान करेगा, आइडेंटिफिकेशन करेगा, ठीक है, कौन सी चीज क्या है, कैसे है, और उनका क्लासिफिकेशन करेगा, ठीक है। ये तीनों के तीनों आपके सामने बड़े महत्वपूर्ण प्रोसेस इसके लिए आप होते हैं, प्रक्रिया कौशल आपके सामने होते हैं, जिससे बच्चों को सामाजिक विज्ञान सिखाने में बहुत हेल्प यहाँ पर मिलती है। तो भाई ये तो आपके सामने पॉजिटिव यहाँ पर हो जाएगा। फोर्थ कहता है कि प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ यहाँ पर विकसित करनी चाहिए। जब एनवायरनमेंट की समग्र समझ विकसित करने की बात आ गई तो ये भी इसका उद्देश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो भाई ये भी आपके सामने यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ये भी आपके सामने ठीक हो जाएगा। देखिए ऑप्शन के अंदर अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन के अंदर कहीं भी तीन ऑप्शन नहीं है, तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सामने सही है। पहला तो बिल्कुल होने सरा बी सी डी, मैं एज ए पैडागोजिकल टीचर जो जाऊंगा इन तीनों के साथ यहां पर जाऊंगा, ठीक है। तो जो भी बच्चों के सामने चैलेंज है उसकी समझ विकसित कर सके, इन प्रोसेस स्किल को यहां पर समझ सके और इस प्रकार की समग्र समझ को यहां पर विकसित करे, इन तीन के साथ जाऊंगा। ऑप्शन में तीन ऑप्शन है ही नहीं भाई, अगर तीन ऑप्शन नहीं है तो सबसे ज्यादा फिर किसके साथ जाओगे? तो सबसे ज्यादा फिर मुझे एक को छोड़ना पड़ेगा। वैसे मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, क्योंकि ये सारे के सारे तीनों के तीनों बड़े मोस्ट अप्रोप्रिएट यहां पर है। लेकिन अगर फिर भी पूछ ले भाई प्राथमिक उद्देश्य क्या होंगे, सबसे पहले उद्देश्य क्या होंगे, तो सबसे पहले उद्देश्य भाई इस प्रकार के चैलेंज की समझ विकसित करनी चाहिए, ये भी होगा। प्रोसेस स्किल को एक बारी हम लोग इनकी समझ के बाद यहां पर ले सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरे से पूछोगे सबसे बेस्ट के साथ जाओगे, इसके साथ, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे एज ए पैडागोजिकल टीचर तो भाई मैं इसके साथ बिल्कुल यहां पर नहीं जाओगे, आप लोग यहां पर फोर्थ के साथ जा रहे हो। क्यों? क्योंकि रट्टा लगा लिया आप लोगों ने कहीं आंसर की में देख लिया होगा बी और डी यहां पर, ठीक है भाई। प्रोसेस स्किल भी बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रोसेस स्किल प्रक्रिया कौशल से पूछे जाते हैं। तो मैं जाऊंगा तीनों के साथ, और अगर फिर भी सीबीएसई कहता नहीं एक के साथ जा, हम तुझे तीनों ऑप्शन नहीं देंगे, तो फिर मैं आपके साथ चला जाऊंगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ, ठीक है। तो देखिए किसी चीज को रटिए मत, समझिए कि किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कह रहा है। आंसर तो आप सही निकाल दोगे, आपको आंसर निकालने से मतलब नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट कितना है वो आपकी समझ यहां पर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट के ऊपर, बात करते हैं। अभी सारी क्लास होगी भाई आपके सामने, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी सारी क्लास यहाँ पर होगी, तो बने रहना लास्ट तक, ठीक है। आप लोग जो सवाल पूछ रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण है उसके समय जो यहाँ पर समानता, अब देखिए एक मोरल वैल्यू की बात आ गई, कौन सी समानता की बात आ गई, इक्विलिटी की यहाँ पर बात आ गई, ठीक है। जो आप लोग पढ़ते भी हो समानता के बारे में, आप लोग अपने एग्जाम के अंदर पढ़ते भी हो, ठीक है। तो समानता की चर्चा के क्या उद्देश्य है बताओ भाई। पहला,
अधिगमकर्ता यानी कि जो लर्नर यहाँ पर होते हैं उनके साथ गरिमा संबंधित मामलों को संबोधित करना, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए बच्चों के सामने डिग्निटी यानी कि गरिमा के बारे में, लाइक कोई समाज है, ठीक है, उसका कोई कल्चर है, उसके कोई त्योहार है, ठीक है, उसके कोई एक आपका रहन सहन का तरीका है, तो उसकी भी अपनी एक गरिमा है, उसको संबोधित करना चाहिए, बताना चाहिए, उसके प्रति रेस्पेक्ट यहाँ पर डेवलप करनी चाहिए। तो भाई इसको यहाँ पर संबोधित करना तो पहला आपके सामने बिल्कुल ठीक है। सेकंड कहता है अधिगम करता हो यानी कि सीखने वाले को प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करने के प्रति सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील बनाना, बिल्कुल ठीक बात है। जब आप लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ते हो तो बच्चों को हर एक चीज के प्रति सेंसिटिव बनाना है, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, पर्यावरण के प्रति सेंसिटिव बनाना है, हर चीज के प्रति बच्चों को सेंसिटिव बनाना है, जिसके बारे में आपका एनसीईआरटी भी कहता है। थर्ड कहता है सभी जो विभिन्नताएं यहाँ पर होती है वो जीवन में अत्यावश्यक है, यह समझाना। देखिए विभिन्नताएं जीवन के अंदर आवश्यक होती है लेकिन अत्यावश्यक नहीं होती। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि हमारे समाज के अंदर दिव्यांग होना जरूरी अत्यावश्यक है, अरे भाई ठीक है, अगर कोई है तो मान सकते हैं, ठीक है। तो ये किसको दर्शाता है, ये यहाँ पर आपको दिखाता है अलग अलग विभिन्नता को दर्शाता है कि एक बच्चा सामान्य बच्चा, एक बच्चा दिव्यांग बच्चा, कोई प्रतिभाशाली बच्चा भी है, लेकिन दिव्यांग होना ही होना जरूरी है, ये वाली बात यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो यह समझाना उसको, ये नेगेटिव हो जाएगा थोड़ा। फोर्थ, संविधान में प्रतिष्ठापित जो मूल्य होते हैं उसको आत्मसात कराना, बिल्कुल ठीक बात है भाई। संविधान के, हमारे संविधान के अंदर जितने भी यहाँ पर इस प्रकार की वैल्यू जो मूल्य यहाँ पर होते हैं उनको बच्चों को सिखाना, उसको यहाँ पर उसको एडेप्ट कराना, अनुकूलित यहाँ पर कराना, समझाना, तो भाई ये भी आपके सामने ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव। तो भाई हमारा एक नेगेटिव था ना, बस एक नेगेटिव कौन सा था हमारा, ये वाला नेगेटिव था, सी वाला। तो ए बी और डी, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, फोर्थ आंसर आपके सामने यहाँ पर सी हो जाएगा। आंसर नंबर 4 के साथ आप लोग यहाँ पर चले जाओगे, जो कि बिल्कुल ठीक जा रहे हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या दिया हुआ है नजर डालते हैं। और क्लास को अपने दोस्त यार के पास शेयर कर दो भाई, अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर दो। वन ऑफ द बेस्ट आपके सामने एसएसटी की क्लास यहाँ पर होने वाली है, जो आपके सामने आज आपको सचिन एकेडमी पर देखने को मिलने वाली है। बहुत ही बड़ी और बहुत ही जबरदस्त क्लास आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग यहाँ पर नजर डाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कॉग्निटिव डोमेन की बात हो रही है। तो देखिए बेंजामिन ब्लूम की टैक्सोनॉमी के हिसाब से मैंने आपको 3 डोमेन बताए थे, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, तीनों डोमेन। इसलिए मैंने कहा है कि सीडीपी की महामैराथन क्लास को ध्यान से देख लेना। जो आपके सामने एसएसटी की पेडागोजी आती है उसमें बहुत अच्छा स्कोर एसएसटी की पेडागोजी के अंदर नंबर का देखने को मिलता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको सीडीपी की महामैराथन क्लास से देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए उसको जरूर देख लेना। मैंने चीजें आज रिपीट नहीं करी है कि जो एसएसटी की सीडीपी की महामैराथन के अंदर आपको चीजें करा दी वही आज भी कराऊं। मैं तो आज आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट की पेडागोजी करा रहा हूं, तो सीडीपी की महामैराथन क्लास को जरूर देख लेना भाई। और आज सब्जेक्ट पेडागोजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब कोग्निटिव डोमेन की बात हो रही है, संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात हो रही है, कोग्निटिव डोमेन की बात हो रही है। इसके निर्देशात्मक उद्देश्य यानी कि इसके जो आपके इंस्ट्रक्शनल जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको लिखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही प्रकार लिखा गया है। तो कौन सा कथन सही प्रकार से लिखा हुआ है भाई, जहां पर भी क्रिटिकल तौर पर बच्चा चीजों को सीख रहा है, समझ रहा है, खुद से आत्मचिंतन यहाँ पर कर रहा है, वो चारों में से ऑप्शन देख लो। क्या होगा, पहला, विद्यार्थी जो होते हैं वो सौर मंडल की अवधारणा को समझ सकेंगे, यानी कि जो आपके सामने सोलर सिस्टम होता है इसके कंसेप्ट को बच्चा समझ सकेगा, समझ लेगा। इसमें इतना आत्ममंथन का हो रहा है, नहीं हो रहा, तो भाई ये तो मुझे ठीक नहीं लगा। दूसरा, विद्यार्थी जो होता है जो जेंडर की अवधारणा होती है, जेंडर का कंसेप्ट होता है, उसको महसूस करेंगे। जैसे जेंडर वाला मैंने सीडीपी की महामैराथन के अंदर आपको बताया हुआ है भाई, जेंडर क्या होता है, सेक्स जेंडर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, जेंडर बायस यहाँ पर क्या होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर क्या होता है, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्विटी, ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी है। तो क्या सिर्फ जेंडर की अवधारणा को महसूस कराना बच्चों को, नहीं, ये भी नहीं लग रहा। विद्यार्थी 5 जंगली जानवरों के नाम यहाँ पर जान सकेंगे, उससे क्या फायदा मिल जाएगा, कौन सा कॉग्निटिव डोमेन उसका यहाँ पर इतना डेवलप यहाँ पर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे है जो जल चक्र होता है, जो यहाँ पर आपके सामने वाटर साइकिल की बात आ गई, किसकी, वाटर साइकिल की बात आ गई, जल चक्र की बात आ गई। इसकी प्रक्रिया को जो विद्यार्थी अपने शब्दों में समझते हैं, देखिए जब अपने शब्दों में समझ रहे, अपने हिसाब से सीख रहे, खुद से सेल्फ लर्निंग यहाँ पर कर रहे, ये स्टेटमेंट सबसे बेस्ट स्टेटमेंट, यानी कि 4th आंसर आपका सबसे बढ़िया यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, जरा इसके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया स्पीड से आप लोग जा रहे हो। 4th के अंदर तो 80% से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर सही दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नजर डालते हैं भाई। नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि भारतीय संविधान के क्षेत्र में आलोचनात्मक चिंतन, अब देखिए क्रिटिकल थिंकिंग करनी है आपको, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान है उसके बारे में आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है बच्चे के अंदर, तो उसके कौन से अवसर प्रदान उपलब्ध यहाँ पर कराती है, बताओ भाई कौन से होने चाहिए। पहला,
बच्चों को भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों, जो अलग अलग आर्टिकल होते हैं, उसको याद करने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए कि बेटा तुम्हारे एग्जाम में आर्टिकल आएंगे, इनको याद कर लेना, घोट कर पी जाओ। अच्छा बताओ, जो समानता का अधिकार है वो किस आर्टिकल के अंदर कहा गया है, रट लो इसको। तो रटना नहीं है, वही चीजों को समझना है। इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फैक्चुअल तो आएगा ही आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो याद नहीं कराना, चीजों को समझाना है, तो नेगेटिव। सेकंड आपके सामने कहता है कि बच्चों को अध्ययन, यानी कि जो केस स्टडी यहाँ पर होती है, केस स्टडी, जब किसी केस के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं, लाइक आपके सामने जैसे पुलिस वालों के सामने कोई केस आता है, फिर वो स्टडी करते हैं, भाई कहाँ पर क्राइम हुआ है, कैसे हुआ है, किस हथियार से हुआ है, कितने लोगों ने कराया, क्या इसका उद्देश्य था। जैसे आपके सब्जेक्ट की केस स्टडी, भाई सोशल साइंस है, इसकी केस स्टडी करो, आपके एग्जाम में आता है, 60 नंबर का सेक्शन आता है, पेडागोजी भी आती है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी भी यहाँ पर आती है, किसके लिए क्या पढ़ना है, कैसे एग्जाम को पास करना है, ये पूरी की पूरी केस स्टडी, ये आपका असेसमेंट का एक टूल होता है, इससे बच्चे का असेसमेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो केस स्टडी उसको उपलब्ध करानी चाहिए, बिल्कुल करानी चाहिए। जिनमें लोग, कौन सी केस स्टडी, जिनमें लोग भारतीय संविधान में उल्लिखित विभिन्न अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष यहाँ पर करते हो, ठीक है, ये बिल्कुल आपके सामने ठीक है। तो इस प्रकार की केस स्टडी कराइए कि देखिए हमारे भारतीय संविधान के अंदर तो बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे अनुच्छेद दिए हुए, क्या उसका इंप्लीमेंटेशन रियल लाइफ के अंदर होता है, क्या सभी लोग उसको यहाँ पर फॉलो करते हैं, क्या संघर्ष नहीं करते लोग आगे इसके बारे में। तो इसके बारे में केस स्टडी बच्चों को करानी चाहिए। तो ये वाला तो भाई आपके सामने ठीक है। थर्ड, वकील को आमंत्रित करना चाहिए, इसको इनवाइट करना चाहिए। क्यों? उन महत्वपूर्ण मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए जिनमें उसे जीत यहां पर मिली है। अब देखो वकील तो भाई कैसे कैसे जीतते हैं, ये आपको बताने की तो जरूरत है नहीं, कोई है तो नहीं आप में से जो एलएलबी करके बैठा है। तो वकील कैसे जीतते हैं, तथ्यों को कैसे हेर फेर यहाँ पर करते हैं और कैसे न्याय मिलता है, तो ऐसे वकील को बुलाओगे आप लोग, ठीक है। मेरे ख्याल से इसको तो बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए, ठीक है। तो भाई मुझे तो इसमें सिर्फ हमारा बी ठीक लगा है, तो हमारा बी ठीक है, तो ओनली बी आंसर यहाँ पर आपके सामने से हो जाएगा, ओनली बी यहाँ पर आपके सामने से हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी तक कई सारे जो टॉपिक थे उनको यहाँ पर एक एक करके पढ़ा, आई होप आप लोगों ने उसको अच्छे प्रकार से समझा भी होगा। अब अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और इससे जुड़े क्वेश्चन आंसर के ऊपर बात करते हैं, और लगभग जो पैडागोजी के इंपोर्टेंट टॉपिक, टर्म्स या पर जिस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो आज की इस महामैराथन क्लास के अंदर मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो जुड़े रहना, रात तक बनी रहेगी, आज ये 12 बजे तक रहेगी। आज कंप्लीट पैकेज मिलेगा आपको आज की इस महामैराथन क्लास के अंदर, ठीक है। अब अगला टॉपिक आपके सामने आ गया डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन का, विविधता और भेदभाव की बात आएगी। देखिए ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इनफैक्ट आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। अब इसको मैं कई बार करा भी चुका हूं। जैसे अगर मैं बात करूं और डाइवर्सिटी की बात करूं, विविधता की बात करूं, तो विविधता किस आधार पर होती है भाई? हमारी संस्कृति के आधार पर होती है, भाषा के आधार पर होती है, धार्मिक तौर पर होती है, ठीक है, जेंडर के आधार पर होती है। तो हमारे और आपके बीच में बहुत सारी विविधता है। लाइक मैं मेल हूं, आप में से बहुत सारी फीमेल यहाँ पर होंगे। लाइक मैं आपके एक समाज से आता हूं, आप किसी दूसरे समाज से आते होंगे। मेरा रिलीजन कुछ हो रहा है, आपका कुछ यहाँ पर होगा। मेरी कास्ट कुछ हो रहा है तो आपकी कुछ होगी। मेरी लैंग्वेज हिंदी है, मदर टंग है, तो शायद आपकी कुछ और लैंग्वेज होगी। ये हमारे बीच में डाइवर्सिटी यानी कि विविधता को दिखाता है। और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, तो इस डायवर्सिटी की वजह से आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर भेदभाव भी बहुत करते हैं। धार्मिक तौर पर भेदभाव करते हैं, जातिगत तौर पर भेदभाव कर देते हैं, भाषा के तौर पर भेदभाव कर देते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। ये आपका एक प्रकार की मूल नींव है यहाँ पर बच्चों को चीजों को सिखाने के लिए। हमारे देश के परिप्रेक्ष्य के बारे में बहुत सारी चीजें चैप्टर आपको बताता है। भाई ये जो विविधता के प्रकार मैंने एक एक करके आपके सामने बताया ना, ये हमारे देश के अंदर देखने को मिलते हैं। और विविधता हमारे सामने एक शक्ति होती है, ठीक है। और जो भेदभाव होते हैं ये हमारी कमजोरी होती है। तो भेदभाव नहीं करना आपको किसी भी चीज के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को बता दिया मैंने, भेदभाव कई प्रकार के आधार पर होता है। जितने प्रकार पर विविधता होती है उतने प्रकार पर ही भेदभाव यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा भेदभाव के प्रभाव हर चीज में देखने को मिलते हैं। आदमी के जो सामाजिक स्तर है उसमें भेदभाव मिलेगा। एक समाज को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, पिछड़ा घोषित कर दिया उसको, तो उसके पूरे समाज पर असर पड़ेगा, उसकी इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ेगा, ठीक है। उसकी जो यहाँ पर आपके सामने इकोनॉमिकल जो उसके सामने परिस्थितियां चलती है उस पर असर पड़ेगा, उसके कल्चर पर भी असर पड़ेगा। जब समाज को पीछे कर दिया तो उसके कल्चर को भी पीछे कर दिया, तो एक समाज को पिछड़ा समुदाय आप लोगों ने यहाँ पर बना दिया। तो ये भेदभाव के तरीके होते हैं। तो भेदभाव नहीं कराना चाहिए भाई आपको, ठीक है। इसके बहुत दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव के। तो विविधता की अगर हम बात करें तो विविधता भाई यहाँ पर जोड़ती है और भेदभाव यहाँ पर तोड़ता है। तो आप लोग किसके साथ जाओगे, जोड़ने के या तोड़ने के? हमारे देश के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत से नेता ऐसे होते हैं हमेशा तोड़ने की बात करते हैं।
धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, हर प्रकार पर तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन बात करनी चाहिए जोड़ने की, यहाँ पर बात करनी चाहिए। ठीक है, ये वाली बात समझ के। मतभेद कहाँ नहीं होते, हर जगह होते हैं। घर परिवार के अंदर होते हैं, ऑफिस के अंदर होते हैं, देश के अंदर होते हैं, कहाँ नहीं होते। लेकिन उसके बावजूद तोड़ने की बात यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। अगला पॉइंट आपके सामने, समानता और समावेशन को शामिल करनी चाहिए। समानता और समावेशन, इसके बारे में संविधान में भी बात की गई है। भाई सभी समान है, किसी भी व्यक्ति के साथ, ठीक है, भाषा, धर्म, जाति, किसी भी आधार पर या जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये तो हमारे संविधान के अंदर भी लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी के बारे में मैंने आपको एक एक करके बता दिया। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसका आंसर आप लोग मुझे यहाँ पर दोगे। क्या आंसर है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं। ठीक है, जोड़ने, जोड़ने, वेरी गुड भाई, जोड़ने, जॉइन डाइवर्सिटी, वेरी गुड, वेरी गुड, जोड़ना। तो आप लोगों ने सभी ने जोड़ना कहा, तो भाई जोड़ने वाली ही चीज कहना, तोड़ने वाली चीज कभी मत कहना। ठीक है, हर किसी को अपनी सब चीजें प्यारी होती है, तो सिर्फ जोड़ने की बात करनी, तोड़ने की नहीं करनी। नेताओं के चक्कर में बिल्कुल मत आया करो। इनके अंदर मैंने बताई थी कौन सी स्किल होती है, इंटरपर्सनल स्किल, या बुद्धि कौन सी होती है, इंटरपर्सनल बुद्धि। 2 मिनट में करवा देते हैं दंगे। क्यों? पब्लिक की बेवकूफ होती है, इनकी बातों में यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, कोई देखा है नेता मरता हुआ? नहीं देखा होगा। बड़े से बड़े नेता सिर्फ स्टेटमेंट देकर गायब हो जाते हैं, पब्लिक भीड़ती रहती है। तो मैं तो नेताओं को तो बहुत समझदार मानता हूँ, उनको आदरणीय मानता हूँ। गधे तो बेवकूफ है पब्लिक, जो उनकी बातों में यहाँ पर आ जाती है और आपस में अपना नुकसान यहाँ पर कर लेती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो विविधता, जिसके बारे में मैंने अभी आपको पढ़ाया, डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, तो विविधता में जो एकता की बात हमारे देश के अंदर की जाती है, तो विविधता के बारे में पढ़ाते हुए हम छात्रों में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं? बताइए भाई। पहला, विविधता को विविध लक्षणों के रूप में यहां पर माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। यह लोगों में असमानता और भेदभाव फैलाती है, नहीं भाई, उसको दूर यहां पर करती है। ठीक है, किसी भी आधार पर लोगों में से भेदभाव हटाने का प्रयास करती है तथा उन्हें यहां पर पास लाती है। तो पास लाने का बात करते हैं, विविधता पास लाने की बात करते हैं। भेदभाव दूर करता है, भेदभाव, असमानता और फैलाता है। यह लोगों में व्यापक जो अंतर होते हैं, जो डिफरेंस होते हैं लोगों के बीच में, उसको पहचानती है और स्वीकार भी यहां पर करती है। तो ये वाली बात भी कहती है। तो भाई हमारा ACOD, ACD आंसर सही हो जाएगा। कहा है ACD, यानी कि आंसर नंबर 4 आपके सामने सही हो जाएगा। आंसर नंबर 4 आपके सामने सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, जरा नेक्स्ट के ऊपर हम लोग नजर डाल लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट आपके सामने कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या ये स्टेटमेंट है कि जो भारतीय संविधान है वो धार्मिक तौर पर और भाषाई तौर पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान जो है वो मौलिक अधिकारों से यहाँ पर करता है। ठीक है भाई, हमारे संविधान के अंदर जैसे मान लीजिए अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें, लाइक आपके सामने हम बात करें मुस्लिम की बात करें, बौद्ध की बात करें, क्रिश्चियन की बात करें, पारसी की बात करें, ठीक है, हम पंजाबी लोगों की यहाँ पर बात करें, तो अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर यहाँ पर आते हैं। अब देखो यहां से मतलब इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ना ये वाला, ठीक है, जहां पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाला टॉपिक है। पता है, इस पर कोई भी व्यक्ति अगर कुछ ही बोल देता है ना, उस पर बहस छिड़ जाती है और नेता लोग इसी के आधार पर अपनी जो है ना वो वोट बैंक बना लेते हैं। एक नेता वोट बैंक बनाएगा बहुसंख्यकों का कि आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान यहां पर किया जा रहा है, ठीक है, ये अल्पसंख्यक होकर आपको नुकसान पहुंचा रहे, तो बहुसंख्यक खींच लिए। दूसरे नेता अल्पसंख्यक वाले कि देखिए अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, इनको बेचारों को परेशान किया जा रहा है, देश में बुरा माहौल हो रहा है, वो उनको खींच लेते हैं। तो हर कोई अपने अपने पक्ष को यहाँ पर खींच लेता है, जबकि वो परेशान आपस में नहीं हो रहे होते जितने ये लोग परेशान करते हैं। तो हमारे संविधान में धार्मिक तौर पर और जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनकी सुरक्षा का प्रावधान है, बिल्कुल उनकी सुरक्षा का यहाँ पर प्रावधान है। वो मौलिक अधिकारों से करता है, बिल्कुल हमारे मौलिक अधिकार यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसमें से यहाँ पर करता है। यह अनुमान लगाता है कि क्या कि यह बहुसंख्यकों द्वारा संभावित सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की यहाँ पर सुरक्षा करता है। ठीक है, अब देखिए बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है कि अल्पसंख्यक जो होते हैं वो बहुसंख्यकों द्वारा जो उनके ऊपर एक प्रभुत्व जमाया जाता है अपने समाज का, अपने संस्कृति का, कि भाई नहीं नहीं हमारे यहाँ ये संस्कृति है, तुम अपनी वाली मत बनाओ। ठीक है, उससे उनकी अल्पसंख्यकों की यहाँ पर सुरक्षा यहाँ पर करता है, तो भाई सुरक्षा करता है। ठीक है, मैं संविधान के हिसाब से सारी चीजें आपको बता रहा हूं। यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरीके के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की यहाँ पर सुरक्षा करता है, तो भाई सुरक्षा भी यहाँ पर आपके सामने करता है। यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, तो हितों की सुरक्षा भी यहाँ पर करता है। यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है, ऐसी गारंटी कोई नहीं देता। मान लीजिए आप में से भी कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय से होगा तो उसको आर्थिक तौर पर गारंटी नहीं देंगे कि आपको जो मिलेगी मिलेगी। हाँ, आपको रिजर्वेशन मिल सकता है, इस प्रकार की चीज आपको मिल सकती है, बट आर्थिक तौर पर गारंटी नहीं देंगे। ठीक है, हाँ कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो अल्पसंख्यकों को इस प्रकार की आर्थिक गारंटी भी देते हैं, जिसके ऊपर फिर विवाद हो जाता है। फिर बहुसंख्यक वाले नेता कूद जाते हैं, नहीं नहीं उनको क्यों दे रहे हो, बहुसंख्यक को कहा गए। ठीक है, तो ये नेता लोग यहाँ पर अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में ये सारी चीजें यहाँ पर करते हैं। ठीक है, लेकिन संविधान कहता है कि भाई आप उसको आर्थिक गारंटी नहीं दे सकते अल्पसंख्यक को। ठीक है, तो आंसर भैया आपके
ABC, आंसर आपके ABC, यानी कि आंसर आपका पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट की ओर बढ़ते, नेक्स्ट आपके सामने क्या कहता है, नजर डालते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग यहाँ पर जा रहे हो। ठीक है, किसका गलत हो गया भाई? ये गलत हो गया सर जी, नेहा खान का। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, अगर यहाँ गलत कर दो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में गलत मत कर देना बिल्कुल भी। जितनी भी गलती करनी है मेरी क्लासरूम में कर लो, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा वो मुझे वो बता दो, एग्जाम में गलती मत करना, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक पॉइंट, एक आपके सामने कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा होगा जेंडर का। अब देखिए, मैंने कहा सीडीपी की महामैराथन क्लास के अंदर पूरा जेंडर का चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग जाकर उसको जरूर देखना। अब जेंडर के परिप्रेक्ष्य की बात, जैसे मैं बात करता हूँ ना, विविधता की बात करता हूँ, डाइवर्सिटी की यहाँ पर बात करता हूँ, तो जेंडर भी होता है। तो जेंडर के आधार पर मैंने बताया था भेदभाव भी होते हैं और आपको नहीं करनी चाहिए जेंडर के आधार पर। तो जेंडर से संबंधित कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जरा उसके ऊपर हम लोग एक एक करके नजर डाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन यहां पर आपके सामने दिया हुआ है कि जब कक्षा में छात्रों ने भूमिका निर्वहन, यानी कि जो रोल प्ले होता है, बहुत बढ़िया तरीका होता है भाई, खासकर भाषा विकास के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले को माना जाता है। चारों जो भाषा की स्किल होती है उसमें से दो तो बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से आप पर डेवलप होती है रोल प्ले के माध्यम से। इसकी योजना बनाई, ठीक है। तो सुनैना ने क्या काम करा, अपने विद्यालय में आयोजित जो गणतंत्र दिवस है उसके कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़की है, इसलिए वह एक लड़की के कपड़े पहनेगी और लड़की या एक औरत की भूमिका ही नहीं निभा पाएगी। अरे वाह, ठीक है। देखो, ऐसी फेमस पर्सनैलिटी, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, अगर उनके रोल को निभाने की बात आ गई तो लड़की ने किसी और परिप्रेक्ष्य के आधार पर उनको मना नहीं करा कि नहीं नहीं भाई मेरे समाज के नहीं है, मेरे जाति के तौर पर नहीं है। देखो, सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश के अंदर ही है, जितने भी हमारे देश के अंदर महापुरुष हुए, जितने भी फेमस पर्सनैलिटी हुई, पता उन्होंने सभी ने अपने धार्मिक तौर पर, जाति के तौर पर, भाषिक तौर पर अपना अपना मान लिया। ठीक है भाई, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यहाँ पर बात होती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हम सभी के हैं, हमारे देश का संविधान का निर्माण इन्होंने यहाँ पर करा है, तो सभी के लिए यहाँ पर, ठीक है, तो सभी को सम्मान देना चाहिए। और इतने बड़ी फेमस पर्सनैलिटी यहाँ पर रहे, तो कभी भी किसी फेमस पर्सनैलिटी को आप लोग अपने परिप्रेक्ष्य में मत बांधिए, और किसी भी दूसरी आपको ऐसे फेमस पर्सनैलिटी लग रही है, आप उनके विचारों से सहमत नहीं है, तो आलोचना ही करनी चाहिए, कुछ उस प्रकार की गलत नेगेटिव कमेंट नहीं करनी चाहिए किसी भी तौर पर। तो लड़की ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रोल को निभाने से इसलिए मना कर दिया, भाई मैं तो लड़की हूं और अंबेडकर जी आपके पुरुष थे, तो भाई मैं नहीं निभाऊंगी इसका रोल, ठीक है, इनका रोल यहाँ पर, ठीक है। एक लड़की या एक औरत की भूमिका ही निभाएगी, उसके इस व्यवहार का कारण क्या करता है बताओ भाई। और यहाँ पर देखिए, मैं बात करता हूँ, आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रोल निभाने की बात करूँ लड़कियों से कहूँ, तो मुझे नहीं लग रहा कोई मना करेगी, हर कोई तैयार यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि इस प्रकार की फेमस पर्सनैलिटी यहाँ पर रही, ठीक है। तो ये किस चीज को दिखाता है, क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दर्शाता है, जेंडर के तौर पर भेदभाव को दर्शाता है। भाई उसने खुद मना करा, लड़की ने, टीचर ने मना नहीं करवाया, उसे लड़की ने खुद मना करा कि भाई मैं लड़की हूं तो मैं बाबा साहब का यहाँ पर रोल नहीं निभा पाऊंगी, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, जी नहीं, जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं करता ये। जेंडर दो बार, अच्छा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ये जेंडर स्टीरियोटाइप की बात करता है, लैंगिक रूढ़िबद्धता की आपके सामने बात करता है कि भाई मैं तो लड़की हूं, मैं किसी पुरुष का जो रोल होता है वो कैसे निभाऊंगी, लड़कियां तो सिर्फ लड़कियों का ही रोल निभा पाएगी ना, तो मुझे कोई और दूसरा रोल दे दो। लेकिन देखो, लड़कियां भी भाई पुरुषों के रोल निभा रही है, एक्टिंग कर रही है, अभिनय कर रही है, रोल प्ले यहाँ पर कर रही है। तो ये आपके किस प्रकार को दर्शा रहा है, ये आपके जेंडर स्टीरियोटाइप को आपके सामने यहाँ पर दर्शा रहा है। क्या जेंडर स्टीरियोटाइप को यहाँ पर दर्शा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, बात करते हैं नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट के ऊपर हम लोग नजर डालते हैं, अगला आपके सामने क्या दिया हुआ है, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, हम तैयार है सर, हम तैयार है। हाथ भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, जूही कुमारी शहजाद के यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, कृष्णा कुमार के यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप लोगों के कईयों के हाथ यहाँ पर खड़े हुए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए 1995 के अंदर जब मिड डे मील को शुरू किया गया था, इसलिए शुरू किया गया था कि बच्चे के जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, यानी कि जो शारीरिक शिक्षा होती है, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा मिड डे मील, ठीक है। तो धीरे धीरे करते प्राइमरी क्लास हो, अपर प्राइमरी क्लास हो, उसमें मिड डे मील की सुविधा यहाँ पर शुरू की गई। अब तो प्री प्राइमरी क्लास के लिए भी यहाँ पर आ जाएगा, और मिड डे मील के साथ साथ में अब तो ब्रेकफास्ट की भी सुविधा हमारी शिक्षा नीति 2020 में की गई है। शायद मैंने आपको बताया हुआ था कि बच्चा भी स्कूल में जाके ब्रेकफास्ट भी स्कूल में करेगा। तो शिक्षा नीति 2020 में ब्रेकफास्ट में मैंने आपको क्या बताया था, क्या क्या चीजें दी हुई है कि जो चना होता है ना, गुड़ होता है, उसको मिक्स करके बच्चे को दिया जाएगा। अगर चना गुड़ नहीं है तो भाई कुछ लोकल के अंदर जो भी फ्रूट्स वगैरह होंगे वो बच्चों को आप लोग दे दो। यानी बच्चा स्कूल में जब आएगा उसको ब्रेकफास्ट भी हम देंगे और दोपहर का खाने भी हम देंगे, तो बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट पे पूरा ध्यान रहेगा। इनफैक्ट मेडिसिन दी जाती है बच्चों को, जो दवाई यहाँ पर वितरित की जाती है। तो फिजिकल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए मिड डे मील की शुरुआत 1995 के अंदर हुई थी, लेकिन मिड डे मील की वजह से इसके अन्य आयामों पर, विकास के अन्य आयामों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा।
मिड डे मील से बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, फिजिकल डेवलपमेंट से बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हुआ। क्यों? बाकी अन्य बच्चों के साथ में बैठकर वो खाना खाता है, तो बाकी अन्य बच्चे चाहे वो किसी धर्म, जाति, समाज, किसी भी भाषा के तौर पर हो, सभी एक साथ मिलकर यहाँ पर खाना खाते हैं, तो बच्चे का सामाजिक विकास हुआ। इमोशनल डेवलपमेंट हुआ कि मान लीजिए आज मिड डे मील के अंदर प्लेट कम होगी, कि यार चल तू मेरी प्लेट में यहाँ पर खा ले, तो इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाता है, मोरल डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पर बच्चे के अंदर होगा। तो ये मिड डे मील की योजना, जिसका नया नाम अब आपका पीएम पोषण योजना है, इस योजना ने स्कूलों में किस प्रकार के पूर्वाग्रह, यानी कि किस प्रकार के बाइस थे आपके, उनको कम करने में यहाँ पर सहायता करी थी, वो आप लोगों को बताना है। जेंडर, बिल्कुल जेंडर का भी यहाँ पर कम होता है। देखिए मिड डे मील के अंदर लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ में मिलकर खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़के अलग खाएंगे लड़के अलग खाएंगे, दोनों एक साथ यहाँ पर खाते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन देखो भाई, जातीय, कास्ट, कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए मिड डे मील बहुत महत्वपूर्ण है। पता है हमारे देश के अंदर बहुत साल पहले क्या किया जाता था कि भाई ये स्वर्ण कैटेगरी का है, ठीक है, इन ये लोग अलग खाना खाएंगे, अलग पानी पिएंगे, अलग शिक्षा यहाँ पर रहेंगे। दूसरा एक है भाई निम्न वर्ग का है, इनके लिए पानी की व्यवस्था अलग, खाने पीने के अलग, अछूत माना गया, ठीक है। देखो हमारा जो यहाँ पर मनुष्य है वो कितना नीच यहाँ पर है कि उसने मनुष्य को ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बांट दिया। ये स्वर्ण है, ठीक है, ये आपका निम्न समाज का है, ठीक है, ये दूसरी जाति का है, वाले दूसरी जाति का है। तो इससे घिनौनी बात कुछ नहीं हो सकती कि एक सभ्य समाज के अंदर लोगों को सिर्फ उनके जाति के आधार पर यहाँ पर बांटा जा रहा है। इससे शर्मनाक चीज हमारे देश के अंदर नहीं हो सकती। बट ये चीज अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, होनी भी चाहिए। और सभी लोग समान है, सभी को समान संसाधन देनी चाहिए, समान अवसर यहाँ पर देनी चाहिए, जन्म के आधार पर निर्धारित कुछ नहीं करना चाहिए किसी को भी, ठीक है। तो जो जातीय संघर्ष है, अब मिड डे मील के अंदर मान लीजिए सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, तो उसमें सभी जाति के बच्चे होंगे। तो देखिए अभी भी रियल लाइफ के अंदर जैसे मैं बात करूं, कुछ स्कूल के अंदर ये होता है कि नहीं नहीं हमारे बच्चों को थोड़ा अलग खिलाओ, थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट दो। लाइक स्कूल के अंदर जो भंडारण होती है ना, जो खाना बनाती है मिड डे मील का, मैं स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो वो अपने बच्चों को थोड़ा अलग कर लेती है, नहीं दूसरे बच्चों से नहीं खिलाओगी। जब टीचर बन जाओगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि भंडारण ऐसे है, घर भेज दूंगा वापस, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं सारे बैठकर खाना खाएंगे, कोई भेदभाव नहीं होने दूंगा। ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो जाति से संबंधित जो बाइस थे उसको खत्म करा मिड डे मील ने, और बहुत सारी चीजों को यहाँ पर खत्म करा। तो सेकंड आंसर आपके सामने सही हो जाएगा। क्या? सेकंड आंसर आपके सामने सही हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है। ठीक है भाई, सत्य मिशन एक साथ मिल रहा है, ठीक है। चलो भाई अगले के ऊपर बात कर लेते हैं। आप लोगों के अनेक प्रकार के विचार यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट ही ऐसा है भाई, अनेक प्रकार के विचार यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, तो इसमें करी क्या सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। प्रधानमंत्री योजना, हाँ, पीएम पोषण योजना आप लोग इसको कह सकते हो, बहुत बढ़िया। मेरी सास भी ऐसा करती है, अच्छा चलो अरे अपनी सासों को क्यों बदनाम यहाँ पर कर रही हो, ठीक है, जो घर की मतभेद है घर में रहने दो, ये सास बहू का यहाँ मत लेकर आओ। चलो अगला आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। क्या दिया हुआ है ये नजर डालते हैं। एक यहाँ पर स्रोत है, ठीक है, थीम पर चर्चा करते हैं टाइम, मतलब एक थीम है यहाँ पर किसकी, सोर्स की। तो एक थीम दे दी एक सोर्स की। तो ईवेज, ईवेज कह रहा हूँ, सोशल साइंस जो होता है आपका थीमेटिक अप्रोच होता है, थीम पर भी भाई आपका आधारित होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई थीम दे दी सोर्स यानी कि स्रोत के ऊपर, तो उस पर चर्चा करते समय एक सामाजिक विज्ञान का एक अध्यापक है, वो अधिगमकर्ताओं की सहभागिता को, कि उनका जो पार्टिसिपेशन क्लासरूम के दौरान है उसको कैसे बढ़ा सकता है, जरा नजर डालते हैं। पहला कहता है अधिगमकर्ताओं के जीवन से जुड़ाव से बचना नहीं, जोड़ना चाहिए, बचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चों को चीजें आप पढ़ा रहे हो वो रियल लाइफ से कनेक्ट करके आप लोगों को उसको देनी चाहिए। तो ये तो भाई आपके सामने नेगेटिव हो गया। दूसरा, जो भी जितने भी सोर्स होते हैं, ठीक है, लाइक अभी आप लोग बात करोगे प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स की बात करोगे, तो स्रोत पर और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये लर्नर को यहाँ पर कराना चाहिए। थर्ड, अपने स्वयं की व्याख्या बनाने को, बच्चा अगर खुद की अपनी कोई व्याख्या, कोई भी अपना इंटरप्रिटेशन यहाँ पर तैयार कर रहा है, उसको हतोत्साहित नहीं करनी चाहिए भाई, उसको करना चाहिए प्रोत्साहित, उसको करना चाहिए एनकरेज, यहाँ पर करना चाहिए प्रोत्साहित, यहाँ पर उसको करना चाहिए। तो भैया नेगेटिव दे दिया इसने। अगला कहता है प्रश्न पूछना, आपका रचनात्मक तरीका और सूचना के कोष में अभिवृद्धि यहाँ पर करनी चाहिए, ये भी आपके सामने ठीक है। तो भाई हमारे सामने दो पॉजिटिव है दो नेगेटिव है, तो हम सहभागिता को बच्चों की कैसे बढ़ा सकते हैं, बी के माध्यम से और डी के माध्यम से। तो बी और डी, बी डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, बी डी जलाइले आंसर आपका ठीक हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, जरा हम लोग उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया स्पीड से आप लोग यहाँ पर आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपके सामने कहता है संतुलित रिपोर्टिंग, यानी कि बैलेंस आपकी रिपोर्टिंग की बात हो रही है, जो कि हमारे देश के अंदर नहीं कही जाती। पता है प्रेस का इंडेक्स जब आप लोग देखोगे ना,
हमारा देश पूरे विश्व के अंदर पीछे से टॉप पर है, पीछे से आगे से टॉप से नहीं है। हमारा एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है, ठीक है, हमारे देश के अंदर। लेकिन देख लो प्रेस का कितना बुरा हाल यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर संतुलित रिपोर्टिंग की बात हो रही है। आपको लगता है हमारे देश के अंदर संतुलित रिपोर्टिंग होती है? नहीं होती होगी। एक पक्ष की ओर ज्यादा झुकाव, दूसरे का किसी और की तरफ ज्यादा झुकाव। तो संतुलित रिपोर्टिंग, ये मूल विषय की, मूल सब्जेक्ट की चर्चा करते समय एक शिक्षक के रूप में आपको क्या काम करना चाहिए? पहला पहला दिया हुआ है कि जो जनसंचार माध्यम है, यानी कि जो मास मीडिया होती है, लाइक आप लोग जो जितने भी न्यूज चैनल यहाँ पर देखते हो, उसके महत्व पर चर्चा करनी होगी, ठीक है भाई। तथा विद्यार्थियों के लिए मुख्य समाचार पढ़ना अनिवार्य क्रिया बनाना पड़ेगा। अनिवार्य नहीं बनाना भाई। आपका पता चला कोई आपका न्यूज़पेपर किसी एक्स पार्टी से खास लगा हुआ है, या एक्स पार्टी के ही नेता का न्यूज चैनल है, तो फिर भी आप क्या होगे, ये न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली पढ़ो, और होता भी वास्तविकता के अंदर यही है। तो भाई ये तो नहीं करोगे एज ए टीचर, ठीक है। दूसरा, अगर किसी पार्टी के भक्त हुए, ठीक है, सपोर्टर हुए, तब तो क्या होगा, नहीं नहीं ये वाला पढ़ो, ये बढ़िया है, अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। ये नहीं पता कि खुद उसका सपोर्टर है। तो टीचर को सपोर्टर नहीं होना किसी भी पार्टी का, इस वाली बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। आपको XYZ पार्टी का समर्थक नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी होती है, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, उनके मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अगर अच्छा मुद्दा दिया है, अप्रिशिएट करना चाहिए, यार बहुत बढ़िया मुद्दा है। और गलत मुद्दा दिया है, गलत यहाँ पर रूल निकाला है, तो उसकी आलोचना भी करनी चाहिए, भाई आपने गलत दिया है। ये सोच होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अगला है कि बड़े व्यावसायिक जो संस्थान होते हैं, उसके मीडिया घरानों में उनकी पूंजी लगाने और राजस्व उत्सर्जन में उनके महत्वपूर्ण योगदान को पहचानना होगा। हमारा ये क्या काम है, बच्चों से संबंधित, तो टीचर के रूप में ये वाला काम नहीं करना। तीसरा, समाचार चयन के पहलुओं तथा कुछ परिप्रेक्ष्यों का समावेशन करना, यह उनका बहिष्करण करने को संबोधित करना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। देखिए मान लीजिए समाचार पत्र के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जो बच्चों को आपको पढ़ानी चाहिए, समझानी चाहिए। लेकिन छोटा बच्चा ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी पॉइंट आ जाते हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, जो बच्चे की समझ से थोड़ा ऊपर होते हैं, जो शायद आपको आगे की क्लासेस में पढ़ानी जरूरी है, तो उनका एक्सक्लूजन कर दो, उनको बहिष्कार कर दो, उनको ना भी बताओ, लेकिन बाकी चीजों का समावेशन करना चाहिए। तो ये आपके सामने ठीक हो जाएगा। कक्षा में जो भी विवादास्पद जो चर्चाएं होती है, जो डिबेटेबल टॉपिक होती है, और न्यूज के अंदर होता ही ये काम है। न्यूज वाले क्या काम कराते हैं अपनी, मतलब यहाँ पर TRP को बढ़ाने के लिए बैठा दिए 3-4, ठीक है, और आपस में लड़ाई करवा दी। और सबसे बढ़िया पता है लड़ाई क्या काम करवाते हैं? एक हिंदू धर्म से बैठा लेगा, एक मुस्लिम धर्म से बैठा लेगा, एक दो उनके सपोर्टर बैठा लेंगे, और आपस में देड़ दाड़ खूब लड़ाई होती है। अब जो पब्लिक सोच रही होती है, जो हिंदू है वो पता है क्या सोचता है, थे मेरे वाले में बिल्कुल सही बात कह रहा है। कोई मुस्लिम होगा सोचेगा देखो मेरे वाले में बिल्कुल सही कह रहा है। वो जो टीवी एंकर है ना, वो पूरे के पूरे गेम को संचालित कर रहा है। वो डिबेट ऐसी करा रहा है ताकि सभी लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पर आए। वो तो वाहियात डिबेट होती है, मीनिंगलेस डिबेट होती है, और हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा डिबेट ये वाली होती है, मीनिंगलेस डिबेट। पता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई डिबेट नहीं होती, एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कोई डिबेट नहीं होती, इन पॉलिसी मेकर को कोई नहीं पकड़ता। देश के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे कोई डिबेट नहीं करते, ये मुद्दे कराते क्यों? क्योंकि पब्लिक को मजा आता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा मजा पब्लिक को आता है। तो जो भी ऐसी डिबेटेबल चर्चा है उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया केवल वही प्रस्तुत करें। जी नहीं, आंसर आपका थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है भाई, एज ए टीचर आपसे रिक्वेस्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, आपका सीनियर भी हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मीडिया का स्तर बहुत गिर गया है। तो जो भी अच्छी डिबेट आती है, जो भी अच्छे फैक्ट आपको आते हैं, उन्हीं पर यकीन करिए, एज इट इज फॉलो मत करिए। उनके सोर्स पता नहीं वो सही भी है गलत है, ठीक है। तो ये आपका काम है। और बेवजह की डिबेटेबल टॉपिक के अंदर मत पड़िए, उनके आप लोग ऑडियंस मत बनिए इस प्रकार की, ठीक है। TRP मत बढ़वाइए। अगला आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि मस्जिद के विषय पर ऐतिहासिक कल्पना जागृत करने के लिए सबसे प्रभावी विधि क्या होगी। अब मान लीजिए कोई मस्जिद है, ठीक है, और फेमस मस्जिद है, लाइक मैं बात कर रहा हूँ जामा मस्जिद की यहाँ पर बात करता हूँ, उसके विषय में ऐतिहासिक कोई कल्पना जागृत करनी है कि भाई कैसे डेवलप हुई थी, किस किस प्रकार से उससे संबंधित जो फैक्ट यहाँ पर होते हैं, तो ये ऐतिहासिक कल्पना को जागृत करना है, बढ़ावा देना है। तो सबसे प्रभावी, सबसे इफेक्टिव मेथड क्या होगा आपके सामने, बताओ। पहला, मस्जिद के ऊपर एक किवंदीती सुनाना। किवंदीती मतलब देखिए दो प्रकार के सोर्स, जैसे आपको मैंने बताया, एक होता है रिटर्न फॉर्म में, लिखित तौर पर, जो किसी किताब के अंदर जो लिखे गए